आइए देखें कि बंधन ऊर्जा ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ्स क्या होते हैं और कैसे इसका उपयोग करके हम नाभिक और नाभिकीय बलों यानी न्यूक्लियर फोर्सेस को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो बंधन ऊर्जा को उस ऊर्जा के रूप में सोच सकते हैं जो न्यूक्लियस को नाभिक को तोड़ने के लिए यानी ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है। उदाहरण के लिए यदि हम ऑक्सीजन 16 लें जिसमें 16 द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है, यानी इसके अंदर कुल 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसकी बंधन ऊर्जा लगभग 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये हमने इंटरनेट से निकाली है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक बहुत ही छोटी इकाई है और मेगा का मतलब है 10⁶। तो ये बंधन ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी है। लेकिन इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यदि हमें ऑक्सीजन के नाभिक में उपस्थित 16 प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग अलग करना हो, ब्रेक करना हो, तो हमें 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आपूर्ति करनी होगी। इसे तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए होगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यूरेनियम 235 ये एक आइसोटोप है, समस्थानिक है, जो कि बम और नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग किया जाता है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग 1786 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका मतलब है कि अगर हमें यूरेनियम के सभी 235 प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करना हो तो हमें इस ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बंधन ऊर्जा का यही अर्थ है, न्यूक्लियस को, नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब एक सवाल, क्या हम इस ऊर्जा को देखकर ये कह सकते हैं कि यूरेनियम ऑक्सीजन से अधिक स्थायी है क्योंकि इसे तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगती है? आपको क्या लगता है, क्या ये कहना ठीक है? तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करिए और इस बारे में सोचिए। ये सुनने में सही लगता है, लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे तो ऑक्सीजन आपसे नाराज हो जाएगी। ऑक्सीजन कहेगी कि अरे मेरे पास केवल 16 कण हैं तो मुझे तोड़ना ज़्यादा आसान है, जबकि यूरेनियम में 235 कण एक दूसरे को खींच रहे हैं, बांधे हुए हैं, तो इसलिए उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। आप ऐसे कैसे हमारी तुलना कर सकते हैं? इसलिए ये तुलना करना सही नहीं होगा। हम इस संख्या का उपयोग इनकी तुलना करने के लिए नहीं कर सकते। तुलना करने के लिए हमें समान संख्या का उपयोग करना होगा। अब वो कैसे करें? तो इसे समझने का एक तरीका ये है कि हम ये देखें कि ऑक्सीजन और यूरेनियम में से एक एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को अलग करने में कितनी ऊर्जा लगती है। तब तुलना करना सही होगा क्योंकि हमने समान संख्या में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लिए हैं। तो ऑक्सीजन में 16 कणों को अलग करने में 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लगती है। तो अगर हमें एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अलग करना हो तो उसमें कितनी ऊर्जा लगेगी? आसान है, हम इसे 16 से विभाजित कर देंगे। इससे हमें लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। तो ऑक्सीजन के लिए एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए होती है। अब यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम में 235 कण हैं, तो एक के लिए इसे 235 से विभाजित करेंगे तो ये लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। यानी यूरेनियम से एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए ऑक्सीजन की तुलना में कम ऊर्जा चाहिए। तो अधिक स्थायी कौन हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूरेनियम की तुलना में अधिक स्थायी है। तो स्थायित्व की बात करने के लिए हम बंधन ऊर्जा को द्रव्यमान संख्या से विभाजित करते हैं और प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसकी गणना करते हैं। यानी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को हटाने के लिए, निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो यहाँ हम विभिन्न तत्वों की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को देख रहे हैं और इनकी तुलना कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि इस ग्राफ की आकृति कैसी होती है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब ये ग्राफ हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो ये कहता है कि अगर हम हल्के नाभिकों को देखें तो जैसे जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है यानी द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा बढ़ती जाती है यानी स्थायित्व बढ़ता जाता है। फिर ये एक अधिकतम मान तक पहुंचती है और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन लगभग स्थिर जैसे रहती है, कांस्टेंट है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बिंदु पर वह तत्व कौन सा है, वह एलिमेंट कौन सा है जो सबसे अधिक स्थायी है, तो वह एलिमेंट है लोहा, आयरन 56। इसका मतलब है कि आयरन 56 ब्रह्मांड का सबसे स्थायी तत्व है क्योंकि इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है। इसकी बंधन ऊर्जा लगभग 8.5 या 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये सटीक मान नहीं है।
लेकिन ऐसा क्यों होता है कि स्थायित्व शुरुआत में तो तेजी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे लगभग स्थिर हो जाता है? ये बहुत धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन हम इसको लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण ये है कि नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्सेस अल्प परास बल होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। और इसका क्या मतलब है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नाभिक हैं और हर एक नाभिक में एक हरा कण है। अब ये सोचते हैं कि इस हरे कण को निकालना कितना कठिन हो सकता है, और इसे निकालना जितना कठिन होगा स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो पहले नाभिक में इस हरे कण को केवल 2 कण खींच रहे हैं, 2 पार्टिकल्स इसे पुल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस हरे कण को 4 पार्टिकल्स खींच रहे हैं, जिससे इसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इस तत्व के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा अधिक है, यानी यहाँ स्थायित्व अधिक है। यही चीज यहाँ भी होती है। तो यहाँ हरे कण के चारों ओर और भी अधिक कण हैं जो इसे और भी अधिक खींच रहे हैं, जिससे इसे निकालना और भी कठिन हो जाता है और स्थायित्व और बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि ग्राफ का प्रारंभिक हिस्सा इस प्रकार दिखता है। जैसे जैसे हम नाभिक में और कण जोड़ते जाते हैं तो हर कण पर खिंचाव बढ़ता है, पुल बढ़ता है, जिसकी वजह से उन्हें निकालना कठिन होता जाता है, यानी स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन क्या ये ऐसे ही जारी रहेगा? नहीं, क्योंकि नाभिकीय बल अल्प परास बल होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि ये पार्टिकल्स, ये कण केवल अपने निकटतम पड़ोसी कणों पर ही बल लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ जब हम ये नीले कण जोड़ते हैं तो ये इस हरे कण के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ये नीले कण हरे कण से इतने दूर हैं कि ये उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इसलिए हरे कण पर केवल उसके निकटतम पड़ोसी, इमीडिएट नेबर पार्टिकल्स ही बल लगाते हैं और स्थायित्व लगभग वही रहता है। यानी इस नाभिक से इस हरे कण को बाहर निकालने के लिए लगभग उतनी ही ऊर्जा चाहिए जितनी इस नाभिक के लिए, क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा पुल नहीं है, अतिरिक्त खिंचाव नहीं है। समझ आया ना? तो अल्प परास का, शॉर्ट रेंज का ये अर्थ होता है। यहाँ से यहाँ बंधन ऊर्जा लगभग समान रहती है और ऐसा ही आगे भी होता है। जैसे जैसे हम नाभिकों को भारी करते जाते हैं और कण जोड़ते जाते हैं, एक पॉइंट के बाद हरे कण पर लगने वाले खिंचाव में बदलाव आना बंद हो जाता है, क्योंकि ये नए कण हरे कण के पर्याप्त पास नहीं हैं। हम और कण भले ही जोड़ रहे हैं, लेकिन इस हरे कण के पड़ोसी कणों की संख्या, नेबरिंग पार्टिकल्स की संख्या लगभग कांस्टेंट है। इसलिए एक समय के बाद नाभिक से किसी एक कण को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी लगभग समान रहती है और इसीलिए एक समय के बाद स्थायित्व लगभग स्थिर हो जाता है, क्योंकि नाभिकीय बल सीमित दूरी तक ही प्रभाव डाल सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये स्थिर कहाँ है, कांस्टेंट कहाँ है, ये तो कम हो रही है। तो अभी हम इसको विस्तार से नहीं समझा रहे, लेकिन आप अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ एक रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल भी काम कर रहा है। प्रोटॉन्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इससे कणों को अलग करना आसान हो जाता है। तो प्रारंभ में यहाँ पर नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स प्रतिकर्षण बल से काफ़ी अधिक होता है, जिसकी वजह से हम इस प्रतिकर्षण बल को, रिपल्सिव फोर्स को लगभग नगण्य मान लेते हैं। लेकिन यहाँ से आगे भारी तत्वों में प्रत्येक कण पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल समान रहता है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन बढ़ता जाता है, क्योंकि स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं है, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, दीर्घ परास बल है। तो यहाँ आकर्षण तो समान रहता है, लेकिन प्रतिकर्षण बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से इस हरे कण को निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। अभी आपको इसकी बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि यह प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन है, जिसकी वजह से स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब हम इस ग्राफ का उपयोग करके ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्शंस हो सकते हैं। तो एक रिएक्शन ऐसा होता है जहाँ भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, जिसे नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। परमाणु बमों में इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक भारी नाभिक
छोटे नाभिकों में टूटता है तो बनने वाले उत्पाद इस बाईं तरफ होंगे। और चूंकि इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि ये नाभिक इस बड़े नाभिक की तुलना में अधिक स्थायी हैं और ऐसी अभिक्रियाओं को प्राथमिकता मिलती है। याद रखिए कि किसी भी प्रकार के रिएक्शन में, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो, चीज़ें स्थायित्व चाहती हैं, प्रकृति स्थायी होना चाहती है। ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रियाएं या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इसीलिए होती हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाओं में बनने वाले उत्पाद अभिकारक से, रिएक्टेंट से अधिक स्थायी होते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग परमाणु बमों में किया जाता है। तो ये था नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन। अब सोचिए कि हल्के तत्वों में नाभिकीय विखंडन क्यों नहीं होता। मान लीजिए कि हम यहाँ एक तत्व ले लें, मान लीजिए कार्बन या नाइट्रोजन, तो इनमें न्यूक्लियर फिशन क्यों नहीं हो सकता। इस वीडियो को पॉज करके इस ग्राफ को देखिए और सोचिए कि ऐसा क्यों होता होगा। चलिए हम बताते हैं। तो अगर हल्के तत्व जैसे कार्बन या नाइट्रोजन विखंडित होते हैं तो बनने वाले नाभिक उत्पाद और भी हल्के होंगे और वे टूटने वाले नाभिक की तुलना में कम स्थायी होंगे। इसलिए यह स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। इसलिए हल्के एलिमेंट्स में विखंडन की प्रक्रिया, फिशन, नहीं होता। तो हल्के तत्वों में, लाइटर एलिमेंट्स में क्या होता है? हल्के तत्वों में होता है संलयन, फ्यूजन, जहां हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं। अब अगर आप देखें तो फ्यूजन के परिणाम स्वरूप बनने वाला भारी नाभिक इन दो तत्वों से अधिक स्थायी है। इसलिए हल्के तत्वों में संलयन होता है, फ्यूजन होता है। ये फ्यूजन ही है जो सूरज में या और किसी तारे में ऊर्जा उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन संलयित होकर के, फ्यूज होकर के हीलियम बनाती है और फिर हीलियम संलयित होकर के और भारी नाभिक बनाती है और ऐसे ही आगे चलता रहता है। अब जब आप इस ग्राफ को समझ गए हैं तो हमें पता है कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारी तत्व संलयन, फ्यूजन क्यों नहीं करते हैं। इसका उत्तर आप इस ग्राफ में देख करके अपने आप ढूंढ लेंगे।